हेलो देयर, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस आइकन वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं ऑफ योर केमिस्ट्री। फॉर योर एएस केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका पार्टिकल्स इन एन एटम आपको पता होना चाहिए। एंड देयर आर 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो आपको इसका रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज पता होना चाहिए। तो इसका रिलेटिव मास है प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1 और इलेक्ट्रॉन का 1/1836। इसका रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करते चलेंगे तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव 1 होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1 होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ ज़ीरो। इट मीन्स दैट न्यूट्रॉन completely neutral particle होता है. That's why it have no charge on it. When subatomic particles are passed between two oppositely charged plates, the proton will be deflected on a curved path towards the negative plate because they are positive. अब जो अगर हम लोगों ने फॉर सपोज एटम को जिस तरीके से साइंसदानों ने काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर एटम दिखता किस तरीके का है, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट। तो उन्होंने क्या किया कि एक पूरा सेटअप किया जिसमें उन्होंने 3 लाइट्स को क्रॉस किया। जो एटम था उसने उसकी जो एक लाइट थी, जो रे थी, वो पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव प्लेट पर डिफ्लेक्ट कर गई थी सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई पॉजिटिव पार्टिकल था, दैट्स वाई इट हैज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और वो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन था। वेयर एज देयर वॉज एन अदर लाइट विच वॉज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। एक था जो पॉजिटिव प्लेट की जानिब रिफ्लेक्ट अट्रैक्ट कर गया था, एंड दैट वॉज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। वेयर एज देयर वाज वन ऑफ द पार्टिकल विच डज नॉट हैव एनी डिफ्लेक्शन, जो कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं किया था, ना नेगेटिव पर और ना पॉजिटिव प्लेट पर, एंड दैट इज़ नोन एज न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दैट इज़ वाई वो सीधी सीधी रे क्रॉस कर गया। Whereas the electrons will be deflected on a curved path towards the towards the positive plate, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। If the particles have the same energy when they are passed between two charged particles, सही है। यानी फॉर सपोज अगर एक पार्टिकल है जिसकी सेम एनर्जी है और वो दो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू जो है वो पास किया गया है, सो द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द एग्जैक्टली सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी वो सेम होगी बट अपोजिट होगी डायरेक्शन में, यानी जो प्रोटॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगे विद द सेम एनर्जी और एक ही टाइम पर करेंगे, वेयर एज इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट पर इस तरह से करेगा। इफ़ द पार्टिकल्स हैव द सेम स्पीड when they are passed between two charged plates, the lighter electrons will be deflected more strongly than the protons। यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक एबिलिटी है कि वो बहुत जल्दी जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा दैन द प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर फॉर सपोज मेंशन नहीं है व्हाट इज़ द पॉजिटिव प्लेट, व्हाट इज़ द नेगेटिव प्लेट, और अगर एक चार्ज पार्टिकल पहले से ही जो है जो लाइन है वो पहले से डिफ्लेक्ट कर गई है और दूसरी वाली थोड़ी देर में डिफ्लेक्ट कर रही है, तो पहली वाली इलेक्ट्रॉन होगी और दूसरी वाली प्रोटॉन होगी। ओके, मास एंड चार्ज इन एन एटम। द मास इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितना भी एटम का मास है वो सारा न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। The positively charged protons are in the nucleus while the negatively charged electrons orbit the nucleus in shells। प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर आपस में न्यूक्लियस बनाते हैं एटम का, वेरएज इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो शेल्स के अंदर जो है वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं इन द अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस को ही ऑर्बिट करते हैं और ये एटम का पूरा जो है वो 3 पार्टिकल्स है जो बनाकर एटम बनता है, ठीक है। एटमिक एंड मास नंबर्स। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए फॉर योर एएस पेपर 2। और आपसे पेपर 2 में पूछा जाता है, पेपर 4 में भी पूछा जाता है अक्सर कि डिस्क्राइब द एटमिक मास, द आइसोटोपिक मास, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो द एटमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। अब अगर आपको नहीं पता कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन्स होते हैं। एंड अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। इसका मतलब है कि अगर आपको प्रोटॉन्स नहीं पता लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पता है कि ऑक्सीजन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो 8 है ऑक्सीजन के पास, वो ही 8 प्रोटॉन होंगे ऑक्सीजन के पास। और हमने ऊपर कहा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8। दैट इज़ वाई इन योर पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी हम आगे डिस्कवर करने वाले हैं, इन द पीरियोडिक टेबल जब आपको सिंबल शो करवाए जाते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, और जब आपको कैलकुलेशंस में इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ता है तो आप वही नंबर चुनते हो। दिस इज़ बिकॉज atomic number is equal to number of proton, which is equal to the number of electrons. The nucleus of an atom. The nucleus contains proton and neutrons, known collectively as nucleons. यानी कि अगर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलेंगे तो वो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। सो अब आगे जाके जब नेक्स्ट क्लासेस में कैलकुलेशंस करेंगे तो न्यूक्लियॉन नंबर को याद रखना है। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन और द मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जहाँ प्रोटॉन नंबर सेम हो, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मास, जो एक किसी भी एटम का मास होता है, वो उसके न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जब न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा तो सारे जो, लाइक फॉर सपोज हमने 2 एटम लिए और वो दोनों आइसोटोप है, यानी एक का न्यूट्रॉन नंबर 1 है और दूसरे का 0 है, तो हम कहेंगे कि दोनों का मास भी डिफरेंट है, ठीक है। वाई? बिकॉज मास जो हमने पढ़ा था वो न्यूक्लियस का होता है ना, एक एटम के न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है वो मास। तो न्यूक्लियस कैसे बनता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जहाँ न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा वहाँ न्यूक्लियस चेंज होगा, ठीक है, न्यूक्लियन नंबर चेंज होगा। बिलो इज़ हाउ आइसोटोप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अब ये सिर्फ आइसोटोप नहीं, आपके पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हर एलिमेंट इस तरह से शो हो रहा होता है। ए आपका केमिकल सिंबल प्रेजेंट कर रहा है, ये ए। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो इट मस्ट बी एच। अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो इट इज़ ओ। अगर आप क्लोरीन की बात करो तो इट इज़ सी एल, वेयर द सी मस्ट बी अपर केस और कैपिटल एंड एल मस्ट बी लोअर केस और स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये तो हम लोग अपनी बेसिक्स जानकर आए थे ओ लेवल से। बाकी ये है कि आपका एक्स आपका मास नंबर, जो कि ऊपर लिखा होता है, हमेशा कोई भी नंबर ऊपर लिखा होगा सिंबल के, तो वो अगर फॉर सपोज वो नंबर एक्स है तो वो मास नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वेयर एज द नंबर ऑफ वाई, एटॉमिक नंबर आपका शो हो रहा है वाई से। एटॉमिक नंबर ऑल्सो नोन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑल्सो नोन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए के नीचे जो वाई है, जो भी नंबर होगा यहाँ पर, फॉर सपोज ऑक्सीजन है तो वाई की वैल्यू होगी 8 और एक्स की वैल्यू होगी 16, बिकॉज 16 इज़ द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 इज़ द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हैंस इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑर्बिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बिल्कुल न्यू है इन योर ए लेवल्स, और आपको ओ लेवल्स में डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाया था। इन ए लेवल केमिस्ट्री आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप ओ लेवल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ अप्लाई करोगे तो ये इनवैलिड होगा। लाइक हम कहते थे ना कि फॉर सपोज अगर कार्बन है तो इस कार्बन के होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहते थे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो वी से 2,4, ठीक है, ये कार्बन का हो गया। और यूजुअली 2,8,8,18,32 इस तरह से हम करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये इनवैलिड है। अब हमें ऑर्बिटल्स को समझना है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, और इसके थ्रू हम चलेंगे। सो एन ऑर्बिटल इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन वेयर अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड, ठीक है। ऑर्बिटल्स होता है जहाँ अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स फाउंड किए जा सकते हैं।
ऑब्वियसली फर्स्ट शेल में जो है यानी फर्स्ट ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेकंड ऑर्बिटल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फोर्थ एंड सो ऑन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिनिमम जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n represents the shell that the electrons occupy। ये जो एन होता है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। लाइक फॉर सपोज हम कहते थे कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन वो हमें ये बताता है कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, एंड वी नीड टू कंसीडर दिस इन योर ए लेवल्स। The larger the principal quantum number, the higher the energy and the further the shell is from the nucleus। ज़ाहिर है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, फॉर सपोज हम कह लेते हैं कि 3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में और वो फर्दर अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन वीकर होगी। इफ़ वी कंपेयर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट शेल, अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो ड्यू टू द लेस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्बिटल टू न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, और जो फर्दर दूर होंगे न्यूक्लियस से उनकी अट्रैक्शन वीकर होगी, ठीक है। द हायर द एनर्जी, उनकी एनर्जी भी हाई होगी। मेक श्योर कि उनकी एनर्जी क्यों कह रहा हूँ मैं हाई होगी, ये हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से इनकी एनर्जी भी हाई होती है। The types of orbitals are s, p and d। In your AS level you need to consider sp, and in your A2 level you need to consider sp and d। There are 4 types of orbitals s, p, d and f, but f is not part of your A-level chemistry syllabus, तो हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। s का जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी शेप्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। S का मतलब होता है spherical shapes and 1 s orbital in each shell from n number 1 upwards। इसका मतलब है कि जो s का ऑर्बिटल नंबर है वो 1 होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये पहला शेल होता है, ठीक है। P is dumbbell shape, 3p orbitals in each shell from n2 upwards, ठीक है। अच्छा, s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एस में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पर शेल, ठीक है। यानी हमारे पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में नहीं आ सकते, एंड इट इज़ हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, जो कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ेंगे, दैट वाई वी आर सेइंग इट्स लो एनर्जी। बाकी जो पी है उसकी एनर्जी हायर देन द एस ऑर्बिटल होती है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है विच इज़ 2, and it have 3 orbitals यानी px, py and pz ऑर्बिटल। तो हम x, y, z के थ्रू इस p ऑर्बिटल को डिवाइड करते हैं, ये 3 होते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल्स हमेशा 3 होते हैं, px, py and pz। d के 5 होते हैं, 5 d ऑर्बिटल्स इन ईच शेल, नंबर इसका 3 होता है, और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इट इज़ हायर एनर्जी दैन p, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, एंड डू नॉट स्किप इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट, यानी पहले वो लो एनर्जी जिसको हमने एस ऑर्बिटल कहा था, तो वो पहले एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जब एस ऑर्बिटल कंप्लीट होगा तो फिर वो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होंगे। तो फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाईएस्ट, ठीक है, इस तरह से 1s इज़ फिल्ड फर्स्ट, followed by 2s, 2p, 3s, etc. 4s has a lower energy than 3d, so 4s is filled before 3d। अच्छा, 1s और उसके बाद हम 2s, 2p, then 3s, 3p and 3d। तो 3p के बाद हम 4s इसलिए लगा रहे हैं, एंड देन वी आर टेकिंग 3d। यानी अगर हमारे पास फॉर सपोज मेरे पास एक एटम है जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, 1s भर दिया, 2s, 2p, 3s, 3p। अब मुझे 3p के बाद 3d आता है, लेकिन मैंने 4s में पहले इलेक्ट्रॉन्स भर दिए देन 3d में। इट इज़ बिकॉज ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि लोअर एनर्जी टू हाईएस्ट। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं? फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाईएस्ट। तो लोअर एनर्जी 4s के पास लोअर एनर्जी है,
3D के पास हायर एनर्जी है, तो पहले लो एनर्जी पर फिल होगा देन हाई, ठीक है। तो इस तरह से 4s पे होगा। इसकी एक और बेहतरीन डायग्राम है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, और आप अपने CI के पेपर में भी बना सकते हो, अपने असेसमेंट में भी बना सकते हो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको याद हो जाएगी वो वैल्यूज़। अगर इवन आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायग्राम बहुत ईजी है आपको समझने के लिए। ओके, सो बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट पेयरिंग, a subshell must be filled with unpaired electrons. A subshell is a specific type of orbital in a shell. For example, the p subshell contains 3p orbitals. जैसे फॉर सपोज अगर हम किसी लोकेशन की बात करें, फॉर सपोज वी कैन से दैट वी हैव UK, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर इस कंट्री में कुछ डिवीजन्स हुए हुए हैं, तो यू कैन से यस इसके डिवीजन्स हुए हुए हैं ऑफ द स्टेट। यू कैन से कि हमारे पास जो UK में डिवीजन्स आते हैं वो आती है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड देन वेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवीज़न हुए हुए 3, और हम ये कह सकते हैं कि प्रोविंसेस हैं, कंट्री के प्रोविंसेस हैं, ठीक है। और उस प्रोविंसेस के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी एक सिटी है लंदन, लेकिन सिर्फ एक ही सिटी नहीं है, बहुत सारी सिटीज़ हैं। तो विद इन द लंदन जो कि एक विद इन इंग्लैंड जो कि एक स्टेट है, उसमें काफ़ी सिटीज़ आती हैं। और जिस तरह से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्रोविंसेस हैं, ये पूरा एक कंट्री बनाते हैं। दिस इज़ हाउ इन एन एटम हमारे पास जो सब शेल होता है वो शेल के अंदर डिवीजन होता है। हम शेल के अंदर एक बहुत बड़ा शेल है, लाइक पी शेल है, नॉर्मली मैंने कह दिया कि ये पी शेल है, लेकिन इस पी शेल के अंदर जैसे मैंने पहले कहा था कि PX, PY एंड PZ ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल्स यानी है तो ये P, लेकिन कुछ PX है, कुछ PY एंड देन कुछ PZ है। तो ये 3 सब शेल है विद इन द शेल, ठीक है। There are two main exceptions to electronic configurations. A completely full or half full d sublevel is more stable than a partially filled d sublevel, so an electron from the 4s orbital is excited to the 3d orbital. अच्छा, इसका मतलब क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हुई है, और एग्ज़ाम में आपको सेम इसी तरह से जिस तरह क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आपको AS में और A2 में इसी तरह से लिखनी है, ठीक है। पेपर में गौर से आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांग रहे हैं, तो आपको इस तरह से लिखनी है 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड देन 4s। अच्छा, कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम काउंट करते चलेंगे 1s2। अब जो पावर है 1s2, जहाँ 1 हमें बता रहा है कि ये कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम याद आया दोबारा? प्रिंसिपल क्वांटम का मतलब नंबर ऑफ शेल, यानी वो कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट में है, लेकिन उसका कौन सा ऑर्बिटल है, S है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पावर पर दिखाई दे रहा होगा। सो 1s पावर 2, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और S के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 2। तो मेरे पास सिर्फ 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब मैं फर्दर मूव ऑन करूँगा टू द 2s ऑर्बिटल। 2s2 2p6, ये टोटल कितने हो गए, 10। 3s2 12 हो गए। 3p6 अब कितने हो गए, एक तरीके से कह लें 16 17 18, ओके 18 हो गए। एंड देन 3d जो कि हो गए 10, ठीक है। और फिर 4s जो कि हो गया हमारे पास 1, यानी ये मिलकर 11 एंड दैट इज़ 18। तो इस तरह से हो गए हमारे पास 29। कॉपर का ये नंबर 29 निकला, एंड दैट इज़ हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू डू इन योर AS लेवल। अगर किसी ने 2,8,18 इस तरह लिखा है तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब लेवल आपका अपग्रेड हो गया, तो आपको पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है। क्रोमियम का भी सेम इसी तरह से हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा, लेकिन मेक श्योर कि एक्साइटेड लेवल हमारी क्या होती है कि जब और एक एटम जो है वो बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, तो वो एक्साइटेड लेवल में आ जाता है जब उसके पास कोई शेल एम्प्टी होता है जिसमें उसके पास वो इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब दे सकता है। वेल, इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग और इन द नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हम लोग डिस्क्रिप्टिवली समझने वाले हैं इन डिटेल कि ये क्या होता है, ठीक है। एक्साइटेड लेवल को बस आप याद रखिएगा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम क्या होता है, ठीक है। Now here are some examples of electronic configuration which shows the number of electrons and types of orbitals in each energy level. Energy level का क्या मतलब है?
शेल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। याद रहे एनर्जी लेवल का मतलब है व्हाट टाइप ऑफ शेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट, फॉर सपोज अगर हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन का मतलब है कि यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंगली टू ए लेवल्स आपको लिखती है 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10, 3s2 3p5। तो ये हमारे पास हो गए टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 एनर्जी लेवल्स यानी 1 2 एंड 3, 1s 2s 2p 3s 3p। तो एनर्जी लेवल्स कितने हो गए? 3। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, ठीक है। यानी कि आपको ये नहीं गिनना अब सिर्फ कि 3p में कितने वो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको थर्ड एनर्जी लेवल पर यानी 3 ऑर्बिटल में पूरा गिनना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेदर इट इज़ एस पी डी और एफ। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, 17 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। ये तो हमें सबको पता है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनर्जी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कितने शेल होते हैं क्लोरीन के अंदर, ठीक है। और अगर आप क्लोरीन का डायग्राम बनाओगे फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 ही शेल होते हैं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल का वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा ये करता है, वो पैनिक मोड ऑन करता है अपना और वो कहता है कि यार 3p5 यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिर्फ 3p हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने 5 है, सॉरी, ठीक है। वो बच्चा ये लिख कर आ जाता है और फिर उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मेक श्योर कि एनर्जी लेवल गौर से पढ़ें आप। अगर 2s और 2p की बात हो रही है तो आपको पूरा गिनना है कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेयर एज 3s और 3p लिखा होगा तो आपको गौर से देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली एनर्जी लेवल के को देखकर फिर लिख कर आने होते हैं, ठीक है। Cl नेगेटिव का मतलब है कि यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया और वो हो गया sp6। तो इसका मतलब है कि इस sp6 है, ओके, यस sp6। तो अब 6 एंड देन sp2 जो कि था 7 8, ठीक है। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में हो गए एंड 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ गेन, दैट इज़ वाई इट्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए 18। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए बिकॉज आपसे ये पूरी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस 1 पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये है कि एक गैसियस एटम है मेरे पास, इसका बिल्कुल सिंपल और इजी मतलब समझाऊं तो मेरे पास एक गैसियस एटम है, यानी एक एटम है जिसकी स्टेट है गैस, ठीक है। फॉर सपोज इट इज़ दी ऑक्सीजन गैस और दी सोडियम गैस। तो ऑब्वियसली अगर सोडियम है जो कि सॉलिड था तो मैं उसे गैसियस कंडीशंस में लाया, उसे गैस बनाया। अब उसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है, ठीक है। अब जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होती है टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के मोल को मुझे रिमूव करना है। उसमें से मैंने प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रॉन भी हो गया और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज गैसियस 1 पॉजिटिव आयन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या वो गेन करता है तो वो आयन बन जाता है, दैट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन गैसियस लिखना ज़रूरी है टू मेक श्योर कि वो गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 मोल निकाला, क्योंकि मैं फर्स्ट आयनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला टू मेक इट 1 पॉजिटिव आयन। ओके, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। द सिंबल स्टेट G मस्ट बी शोन इन द इक्वेशन एज एवरीथिंग हैज़ टू बी अ गैस। अगर G शो नहीं करेंगे मार्क्स डिडक्ट होंगे। इट इज़ रिटन वेरी क्लियरली, ठीक है। तो यानी गैसियस फॉर्म में होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा समझे कि सोडियम सॉलिड में से निकालें, गैसियस होना ज़रूरी है। द आयन फॉर्म मस्ट हैव द चार्ज +1। अगर तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो +1 आएगा। अगर सेकंड है जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो फिर उसमें +2 आएगा। अच्छा, 3 फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। और अब आइंदा के बाद जब भी आपसे थ्योरी में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में पेपर 2 पेपर 4 में पूछा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, इसकी हाई क्यों है, इसकी लो क्यों है, इसकी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एनर्जी कम क्यों है, या जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी से थ्रू क्वेश्चन आएगा, आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं
न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। अगर तो ये 3 पॉइंट लिख लिए तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। इवन यू हैव 2 मार्क्स, आपको ये तीनों पॉइंट कवर करने हैं। अगर 2 भी लिख दे तो ठीक है, लेकिन आई प्रेफर कि आप 3 कवर करें, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार मार्क्स काट देता है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं: न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक राडी और रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट। सही है, तो अब सबसे पहले हम बात करते चलेंगे व्हाट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। तो हमने जैसा भी प्रीवियस अपने पहले पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है, मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस मींस अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे एटम के अंदर उतना ज़्यादा उसका चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होगा, पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। यानी अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, फॉर सपोज 5 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नेगेटिव चार्ज है उन्हें 5 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स ने पकड़ा हुआ है, बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। तो ये अट्रैक्शन हमें बता रही है कि ये न्यूक्लियर चार्ज ये अट्रैक्शन होती है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन टू आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर का क्या मतलब है? देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा होगी जब आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फर्दर अवे होंगे फ्रॉम न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियस से फर्दर अवे होंगे और उनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीकर होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एनर्जी हाई रिक्वायर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू टेक आउट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्रोटॉन है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी पहले ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को इतने सारे प्रोटॉन्स इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर, ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक रेडियस, लार्जर एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है, आपको रेडियस तो पता है ना, द हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल। अगर एक सर्किल है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो एक एटम में भी इस तरह से डायमीटर का हाफ उसका रेडियस होता है। अ लार्जर एटॉमिक रेडियस मींस वीकर अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर। यानी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपस में अगर उनका डिस्टेंस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का मतलब तो ये कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस तो बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी तो फर्दर अवे होंगे, उनके शेल भी तो साइज़ में बड़े होंगे, तो वो फर्दर अवे होंगे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, अट्रैक्शन लो होगी। क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा ना न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, क्योंकि अब ज़ाहिर है हमारे पास बड़ा साइज़ का एटम आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोटॉन्स का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे वो वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर हो जाएंगे। तो ईजी होगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या नहीं होगा? ईजी होगा। सो इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होगी व्हेन एटॉमिक रेडियस इज़ लार्जर। ठीक है, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है तो वो हमें कम देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कम चाहिए टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं वो है मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स means more electron shielding, so there is a weaker attraction between outer shell electrons and the nucleus, so first ionization energy is lower। इसमें ये बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन से जब शील्डिंग इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पहली जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो है वो अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस से पास होता है उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। लेकिन जितना शेल अगर सेकंड शेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो उसका अट्रैक्शन जो होती है वो पहले वाले शेल से तो कम होती है। ठीक है, लो होती है। और तीसरा जो शेल होता है उसकी उसके जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो न्यूक्लियर से और भी दूर होती है न्यूक्लियस से। ठीक है,
क्योंकि वो दूर हैं। थर्ड शेल फर्स्ट एंड सेकंड के बाद आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट रिपल्जन कॉज करेगा और उसकी वजह से हमें ईजी होगा कि हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली बाहर निकाल लें। ठीक है, सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लोअर, हमें कम आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। एंड इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इफ़ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज आयोनाइजेशन विल इंक्रीज। वहीं पर एटॉमिक रेडियस और electron shielding are both inversely proportional to the ionization energy. If first ionization energy is decreasing, atomic radius and electron shielding must increase. First ionization energy of element increases across a period. जिस तरह से अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करिए, तो हमें इसका रीज़न जानने के लिए अब आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, उन 3 पॉइंट को आप समराइज़ करें, कंक्लूड करें, एवेलुएट करें अपने दिमाग में और फिर आंसर निकालें। इसका बहुत ईजी आंसर है। अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है? हमारे पास जो पीरियड होता है अक्रॉस अ पीरियड, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शेल है वो सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स फॉर सपोज़ अगर हमारे पास 4 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास यहाँ पर हाई होती है। ठीक है, इस तरह से जैसे हम और फर्दर अवे होंगे तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर सेम रहेंगे। प्रोटॉन नंबर यहाँ पर सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर ग्रिप होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस का कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। सॉरी, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक रेडियस के ऊपर कोई हम बात नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास जो शेल का नंबर है वो सेम है। सो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इज सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज पर इफेक्ट आ रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और इंक्रीज़ ऑफ न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी बढ़ेगी, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़े उस तरह से प्रोटॉन्स भी बढ़े। तो इफेक्ट तो न्यूक्लियर चार्ज का बड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो इस तरह से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग रिमेन द सेम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी सेम होती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस तो सेम होता ही होता है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी सेम होती है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विच ड्रॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड्स कॉजिंग अ स्लाइट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज़ भी कर देता है बिकॉज हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक रेडियस उस तरह से डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, this means more energy is required to remove an outer shell electron as it is attracted more strongly to the nucleus. ठीक है, that's very simple with the exception of period 2. These exceptions are present in period 3 for the same reason. Between group 2 and group 3, electrons start to be added to 2p orbital rather than 2s। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है, उसमें हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ रही होती। उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2p ऑर्बिटल में आ जाते हैं रैदर दैन 2s। अब वो क्यों आते हैं वो तो हम अपनी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात याद रखनी है कि वो 2s से 2p में चले जाते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, जो कि अपने आप को प्रिपेयर करता है टू मेक बॉन्ड्स, जो कि हम अपनी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्क्रिप्टिवली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2p हैज़ अ स्लाइटली हायर एनर्जी लेवल दैन 2s orbital, so this electron is found slightly further from the nucleus, meaning it can be removed more easily, less energy required. अब इसकी इन ग्रुप 2 की और ग्रुप 3 की आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है बिकॉज वो 2s की नहीं बल्कि 2p में चले जाते हैं। ठीक है, विच इज़ हैविंग द स्लाइटली हायर एनर्जी लेवल दैन द 2s ऑर्बिटल। ठीक है, between group 5 and 6, electrons start to pair in 2p orbitals. The paired electrons are both negatively charged, so repel each other.
इसका मतलब है कि ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टार्ट टू पेयर इन 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल्स में वो अपने पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। जब पेयर किस तरह से बनाते हैं ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो रिपेल करते हैं। और जो p ऑर्बिटल है उसमें लाजमी रिपल्जन होती है। मेक श्योर या आपको ये चीज़ पता हो कि उसमें लाजमी रिपल्जन होती है। केमिकल बॉन्डिंग में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, 2px, 2py एंड 2pz, जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर दो यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। एक अगर ऊपर फेस करे दूसरा डाउनवर्ड फेस करता है क्योंकि रिपल्जन कॉज होती है, ठीक है। दिस अलाउस एन इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव विद लेस एनर्जी देन एक्सपेक्टेड। इसकी वजह से क्योंकि रिपल्जन ऑलरेडी उन दोनों में रिपल्जन है, कोई अट्रैक्शन तो है नहीं, तो इसलिए ईजिली उनका हमारे एनर्जी कम प्रोवाइड करता है टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज the atomic radius and electron shielding also increases, meaning less energy is required to remove an outer shell electron. जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते रहते हैं डाउन द ग्रुप, हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। अब हमने ये समझा था कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ कम क्यों हो रही है? बिकॉज वो तो बढ़ है लेकिन डाउन द ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल भी तो बढ़ है। तो नंबर ऑफ़ शेल का मतलब है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ है, और एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि नंबर ऑफ़ शेल भी बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ़ शेल का मतलब है कि हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि भाई मेरे पास अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर मेरे पास एक शेल है तो उसमें मैं तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, दूसरे शेल में मैं 8 डालूँगा, लेकिन मुझे तो बहुत सारे डालने हैं। तो इस तरह से हमारा जो शेल है नंबर ऑफ़ शेल बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से हम ये समझेंगे कि एटॉमिक रेडियस बढ़े क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़े, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट बढ़े। सो ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इतना कोई मायने नहीं रखता, एंड वी से कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है कि हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि एटम का जो रेडियस है वो बढ़ रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है और ज़्यादा शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फर्दर अवे हो रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियस, अट्रैक्शन कोई नहीं हो रही इतनी, तो फिर हम इजीली कम एनर्जी देंगे और इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एनर्जीज इन्वॉल्व रिमूविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आइंस, ठीक है। गैशियस आइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू नोट डाउन। हमने पहले पढ़ा था कि गैशियस एटम में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे टू मेक इट 1 पॉजिटिव गैशियस एटम, सॉरी गैशियस आइन। जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको बता रही है कि एल्यूमिनियम जो हमारे पास यहाँ पर एज एन एग्जांपल है वो गैशियस स्टेट में लाए हम उसको सबसे पहले, क्योंकि एल्यूमिनियम गैशियस स्टेट में नहीं होता लेकिन हम उसे गैशियस स्टेट में लेकर आए। फिर यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की एज अ डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम, उसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक इट 1 मोल ऑफ गैशियस आइन, वन पॉजिटिव आइन, ठीक है। इसी 1 पॉजिटिव आइन के अंदर हम दोबारा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कर रहे हैं और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहा है और इस पर चार्ज +2 आ गया, यानी इसे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, इसने एक और दे दिया। फर्दर इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास एल्यूमिनियम था जिसकी ऑलरेडी उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे वो अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, एंड यू कैन सी दैट फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 577 किलो जूल पर मोल है। फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पे हमारे पास 1820 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, ठीक है, और थर्ड का 2740 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी है। और एट द लास्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जिस तरह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड देयर इज़ अ ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, और अगर आपने इसको नहीं समझा तो मुश्किल है कि आपका पेपर हो पाए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलेगा, बेसिकली इससे आप डिटरमिन करते हो कि आखिर कौन से एलिमेंट का पूछा जा रहा है। फॉर सपोज मैंने आपको ये टेबल दे दी है, ठीक है, अ लार्ज जम्प बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंडिकेट्स विच ग्रुप एंड एलिमेंट इज इन।
यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई लार्ज जंप आएगा तो हम वो इंडिकेट करेगा ग्रुप नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको ये दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 तक की आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनका जो हमने एनर्जी हमने नीचे लिखी हुई है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर थी इन किलो जूल पर मोल। अब आपसे क्वेश्चन ये कि आप मुझे बताओ कि कौन सा एलिमेंट है। आप ये कैसे बताओगे? तो ऊपर लिखा हुआ है लार्ज जंप बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, एक ह्यूज डिफरेंस आपको इंडिकेट करेगा ग्रुप नंबर। तो अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एनर्जी इसको पढ़ते हैं 801, सेकंड की है 2427, थर्ड की है 3660, फोर्थ के 25026, यानी 3000 के बाद 25,000, आफ्टर 3000 25,000, इतना बड़ा जंप, और 25,000 के बाद 32,827। तो इतनी बड़ा जो ये जंप आ रहा है, तो जहाँ जंप आएगा तो उससे पहले वाला जो नंबर है या आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंडिकेट करेगा ग्रुप नंबर। सो इट्स थर्ड। तो ये तीसरे ग्रुप में, ये जो भी एलिमेंट है ये तीसरे ग्रुप में है, बिकॉज थर्ड के बाद फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है। The large jump between the third and fourth ionization energy shows that there are 3 electrons that are relatively easy to remove than a fourth one, which requires a lot more energy to remove. ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग के 3 इलेक्ट्रॉन्स थे इनको कम एनर्जी चाहिए थी, लेकिन चौथे वाले को तो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू टू कम आउट ऑफ एन एटम। ठीक है, दिस शोज दैट देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। इसका मतलब ये कि आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस मीन्स द एलिमेंट इज इन ग्रुप 3। ठीक है, यानी ये ग्रुप 3 में है। देयर आर 5 आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर दिस एलिमेंट, सो इट हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको सप्लाई की थी, इसका मतलब इसमें इतनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी फिफ्थ तक आयोनाइजेशन एनर्जी आपको सिक्स्थ नहीं दी हुई, इसका मतलब 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इंडिकेट ही करना है आपको कि ग्रुप नंबर कौन सा है। 5 तुमने डिटरमिन कर लिया आयोनाइजेशन एनर्जी से कि ये नंबर ऑफ पीरियड है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन नंबर ऑफ ग्रुप डिटरमिन करने के लिए आपको ये डिटरमिन करना लाजमी ज़रूरी है कि ये यहाँ ह्यूज जंप कौन सा आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से एन एलिमेंट फिट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 3 इज़ बोरोन। अब आपको पीरियोडिक टेबल से देखना है और बताना है कि कौन सा एलिमेंट है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू सॉल्व पास्ट पेपर। इस तरह से पास्ट पेपर सॉल्व करें और ट्रिकी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, और इस तरह से डिटरमिन करें कि कौन सा एलिमेंट में है, कौन सा एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये है सारा। बाकी आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड यू लव इट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट forget to click on the bell icon to be notified on time. We'll see you in the next video. Till that, take care.